स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। हमने पिछली बार चैप्टर 2 तक पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये है अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू रिवाइज है। इसमें ऑलमोस्ट आपको पूरे बुक का एक इमेज मिल जाएगा। आप सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के 2-3 नंबर लेके आ सकते हो ऑलमोस्ट हर एग्जाम से। अगर इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए, बहुत क्लैरिटी देती है ये चैप्टर, बहुत क्लियर कर देता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान के समझ को। मैंने जिसे भी ये चैप्टर पढ़ा है उसको अलग ही, उसका फिर पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की तरफ। सो लेट्स फोकस हियर, बट बिफोर यू फोकस हियर देयर इज अ वन सब्सक्राइब बटन डाउन देयर। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, वहां थोड़ा फोकस करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में फिर बेल का आइकन आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके सब्सक्राइब करने के बाद। तो सब्सक्राइब हो चुका है, अरे कर लो यार, आई एम जस्ट डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं। एंड सिंस इट्स अ रिविजन थिंग, विल गो स्लाइटली फास्टर, विल ट्राई टू कीप मिनिमलिस्टिक टॉक्स, और मतलब बातें कम करेंगे और थोड़ा मतलब उसको समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। फटाफट आपको मैं पॉइंट्स बताता जाऊँगा, आपको ध्यान से सुन लेना है, सो दैट इफ़ यू कीप योर ईयर्स ओपन हियर, योर माइंड विल स्टे ओपन इन द एग्जाम। अगर यहाँ कान खुले रखोगे, दिमाग एग्जाम में दिमाग खुला रहेगा। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इट्स बोरोड एंड मेड बेटर। बहुत से संविधानों से ये लिया गया है। दुनिया के अलग अलग संविधानों को हमारे राजनेताओं ने, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने अलग अलग देश के संविधानों से इसको लिया, फिर उसका अध्ययन किया, फिर उसको समझा कि किस तरह से ये हमारे देश के केस में अप्लीकेबल हो सकता है, किस तरह से हमारे देश के लोग इससे संतुष्टि पा सकते हैं। और जो अच्छा था उस संविधान से हमने लिया और फिर उस अच्छे को भी और अच्छा बनाने की कोशिश की, और फिर उसे हमने अपने हिसाब से मोड़ा तोड़ा, मोल्ड किया, और फिर उसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच हुई है, बहुत से पैमानों पे इसकी जांच हुई है, तो इट्स वेरी गुड आई थिंक। अभी तक अगर है, पूरी दुनिया ने अंदाज़ा लगाया था कि 15 से 20 साल में ये आज़ाद हुआ भारत आज़ाद न रहेगा, या तो ये कंट्री और टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसका संविधान फेल हो जाएगा। बट हमने 70 सालों से इसे चलाया है, संभाल के रखा है। आगे भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में ना बटे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में ना बटे, हम एक जो आदमी है वो आदमी बने रहे और अपने देश के इस मजबूत संविधान को और मजबूत करने का काम करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर। एज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, इसलिए इसमें ऑप्शन रखा गया था कि टाइम टू टाइम अगर देश की ज़रूरत है, देश की जैसी स्थिति है, उस हिसाब से इस संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये बहुत एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ सोचिए। उस समय के लोगों ने सोचा कि देश को भविष्य में जैसी ज़रूरत होगी, उस हिसाब से उस समय के नेता, जो उस समय के लेजिस्लेशन मेकर्स होंगे, वो उस तरह से देश के कानून को लाएंगे, चलाएंगे और उस तरह से कामों को करेंगे। तो बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया था, पर इतना भी नहीं कि कोई भी आया और कभी भी बदल के चला गया। पर सिंस कि हम देखते हैं कि 1949 से लेकर आज तक बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बहुत से बदलाव किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाले कुछ 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th, और हाल ही में 100th, ये सब भी 101st, बहुत से आए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केशव नंदा भारती केस हुआ, उसमें किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत हुआ, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने अथॉरिटी को और काबिज करके रखा। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, किस तरह से इस केशव नंदा भारती के बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र सामने आता है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लेंदी कहा जाता है। बिल्कुल है भाई, वकीलों ने लिखा था, एक एक पॉइंट ऊपर से नीचे पकड़ के देखते रहते हैं, तो दे रोट एक्चुअली वेरी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतने वास्ट होने का जो मेन कारण हो जाता है, वो है हमारे कंट्री का इतना वास्ट होना। बहुत विशाल देश है, इतना विशाल होने के कारण जो इसमें विविधताएं हैं वो भी बहुत सी हैं। तो जब किसी कंट्री में इतना वेरिएशन होगा, तो जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर कुछ लिखा जाएगा तो वो भी उतना बड़ा बन जाता है अपने आप। क्योंकि जब इतना वैरायटी के बारे में लिखोगे तो ऑब्वियसली उस वैरायटी को डिस्क्राइब भी तो करना होगा। तो ऑब्वियसली ये एक रीज़न हो जाता है जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा नॉर्मल के कंपैरिजन थोड़ा इलेबोरेट हो जाता है। फिर तो कहेंगे कि रशिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, हमसे बहुत बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है। पर ये बड़ा सिर्फ जियोग्राफिकल फैक्टर की बात में नहीं है, बड़ा होना इन द केस की आबादी भी उस हिसाब से बहुत बड़ी है। और आबादी सिर्फ बड़ी ही नहीं, आबादी बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की है।
तो सबका ख्याल रखते हुए जब हम अपने संविधान को उनके लिए लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए लिखा गया संविधान हर आदमी को शामिल करता है, और हर आदमी जब शामिल होगा तो उसके लिए लिखी गई बातें बढ़ती चली जाएंगी। फिर हमारा ऐतिहासिक कारण भी बहुत सा है, जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो खुद में ही बहुत बल्कि था। फिर उसके पहले भी अंग्रेजों का बहुत सारा रूल्स आया, एक्ट्स आया, रेगुलेशंस आया, हमने उन सबसे कुछ ना कुछ बोरो किया। तो इन बोरो थ्रू में हम ऑलरेडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा कर चुके थे, बहुत हेवी होते जा रहा था। फिर एक ही संविधान है बोथ सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। तो सेंटर और स्टेट जब एक ही तरह का संविधान शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। वहीं आप अमेरिका में देखते हैं कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका सेंटर है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया ने सभी स्टेट्स को अपने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, तो इस वजह से भी बड़ा हो जाता है। और जो इस संविधान को लिखने वाले थे, जो पार्लियामेंट में बैठ के इसको डिस्कस कर रहे थे, उनमें ज़्यादातर वकील थे या किसी न किसी ऐसे पेशे से जुड़े हुए थे जो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बातें करते हैं, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में चीज़ों को रखने में माहिर थे या पसंद करते थे। तो जाहिर सी बात है उनका जो एटीट्यूड था वो कॉन्स्टिट्यूशन में झलका, और कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से लंबा हो जाता है। फिर हमारे अगली बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कही जाती है कि ये बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, और इसके वजह से ही हमारा संविधान शायद इतना बेहतरीन है। लिया गया है कहना शब्द तो सही नहीं होगा, कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा है। ऑब्वियसली हमने सीखा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा, क्योंकि इंसान तो सब जगह एक ही है। इंसानी जो चाहत है कि भाई हमें आज़ादी मिले, हमें जॉब मिले, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस सही हो, तो ये तो एक मिनिमल जो डिमांड है किसी भी ह्यूमन का वो तो एक सेम होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को समझते हुए हमने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, समझा और देखा कि उस संविधान में उसके नागरिक के लिए क्या बेहतर बना के रखा गया है। तो जब वहाँ वो बेहतरी हमने देखी तो हमने तय किया कि वो बेहतरी हम अपने नागरिकों को भी दें, और फिर इस तरह हमने बहुत से संविधानों को पढ़ा, और जहाँ से हमारे नागरिक के लिए हमारे हिसाब से हमें सूट करने वाला जो लगा उसे हमने मॉडिफाई किया, उस पर हमने बहुत बहस की, उसमें बहुत से करेक्शंस किए, और तब जाके हमने उसे एक्सेप्ट किया। ये नहीं कि बस हाँ उठा के उधर से कॉपी कर इधर छाप दे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसफिकल हिस्सा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बखान करता है, समझाता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है, वो हमने अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से लिया था, जिसमें ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी हो जाता है। ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन इसी से किया जाता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो संविधान लोगों के लिए होगा, तो लोग जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं, लोगों की बातें जाहिर सी बात है डीपीएसपी में आ जाती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ जाती है। तो जहाँ लोगों की बात हो, जहाँ लोगों की बातों की फिलॉसफी हो, वो हमने लिया था यूएस और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम जाहिर सी बात है आगे पढ़ेंगे पर्टिकुलरली क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं वो किस किस संविधान से हमने मुख्य तौर पे बोरो किया है, फिर उसको अध्ययन किया है और फिर उसको इम्प्रोवाइज़ किया। फिर अगली बात जो हमारे संविधान के बारे में कही जाती है कि ये बहुत अच्छा मिक्स है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी इतना आसान भी नहीं है किसी कानून को इसमें बदल देना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई कुछ बदलने के लिए सोचे तो वो बदल ही ना पाए। यानी बहुत अच्छा मिक्स रखा गया है कि समय के हिसाब से अगर कुछ बदलने लायक है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे बदला जाना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट है, अगर जनता ने आपको सही बहुमत दिया है तो आप बदलने के लायक हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आप बदल सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे दूसरे हाउस में जाएगा या फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाएगा। बट अगर आपके पास मेजॉरिटी है और बाकी भी जो भी अपोजिशन है सब प्रॉपरली आपने तैयार किया है, एक सही सहमति से बन रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग द चेंज यू नीड। उसके बाद और जो हमारे संविधान के बारे में बात कही जाती है कि ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है, यानी कंट्री में फेडरलिज्म तो है, यानी फेडरल वो स्थिति होती है जहां केंद्र अपने क्षेत्र में राज कर रहा होता है कंट्री पे, और जो स्टेट है वो अपने क्षेत्र में काम कर रही होती है या राज कर रही होती है, जो कह लो। ठीक है, तो अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी वहाँ जो स्टेट के जो अधिकार क्षेत्र हैं उस पर सिर्फ स्टेट ही एक्शन ले सकता है, और जो सेंटर का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर सेंटर एक्शन लेता है। पर हमारे कंट्री में थोड़ा सा उससे डिफरेंट किया गया, स्टेट को उसके अधिकार क्षेत्र दिए गए और सेंटर को उसके अधिकार क्षेत्र दिए गए। पर कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे इमरजेंसी की स्थिति हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या युद्ध, कोई भी ऐसी स्थिति होती है जो संविधान में ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसके बारे में तो ऑलरेडी चैप्टर्स बने हुए हैं, और वो चैप्टर्स जब आएंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ी जाएगी, बातें जानी जाएंगी। पर अभी आप ये जान लें कि हमारा जो है प्रॉपर अमेरिका टाइप फेडरल नहीं है, क्योंकि अमेरिका को बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम कहते हैं। हमारे सिस्टम में सेंटर को थोड़ा अपर हैंड है। अगर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कंडीशन कंट्री में आता है या स्टेट में आता है तो स्टेट को ओवर पावर कर लेती है, वहाँ सेंटर स्टेट को ओवरटेक कर लेती है। कई बार अगर स्टेट की गवर्नमेंट
कंट्री के अगेंस्ट जा रही हो या फिर सेंटर के जेन्युइन जो लॉज है उसके खिलाफ जा रही हो, तो सेंटर को ये भी अधिकार होता है कि वो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सके, यानी उसको रिमूव भी कर सकती है। इसीलिए इसको फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस कहा जाता है। बहुत से विद्वान हुए, वो हम जब डिटेलिंग करेंगे तो उन सभी विद्वानों के बारे में जानेंगे। अभी हम रिवीजन में हैं, इसमें भी मैं जितना हो सकता है डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो जाहिर सी बात है मुझे हेल्प मिलता है, मुझे ये बूस्टअप मिलता है कि लोगों तक पहुँच रही है मेरी बात, लोगों को अच्छा लग रहा है। सो आई रियली गेट बूस्टेड टू वर्क फॉर यू, टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ फ्री एजुकेशन। आगे हमारे संविधान में बताया जाता है कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो इंडिया ने नहीं फॉलो किया वो था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली कॉपरेशन मोड में काम करता है, यानी एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की स्वीकारिता के साथ काम करता है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम करता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के साथ मिलकर काम करता है, और ये दोनों पावर शेयर करते हैं। आप देखते ही हैं कि जो लेजिस्लेटिव सिलेक्ट होकर जाते हैं वही उन्हीं में से कुछ लोगों को बाद में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चुना जाता है। वेयर एज इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन दोनों का प्रॉपर पावर सेपरेशन होता है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में नहीं दखलंदाजी करेगा, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के क्षेत्र में नहीं जाएगा। यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहाँ के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो लेजिस्लेटिव का काम नहीं कर सकते हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो वो एक लेजिस्लेचर के तौर पे बैठे होते हैं, पर यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करता है। ये एक अलग था, ये एक डिफरेंट फैक्टर था। फिर अगली बात जो हमारे संविधान के बारे में कही जाती है कि ये एक मिक्स है, ये एक मिक्सचर है जहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यानी हमारा पार्लियामेंट एक संप्रभु तौर पे आज़ाद है अपने फैसले खुद करने के लिए, और यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी पार्लियामेंट आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए, पर उसके भी ऊपर उसको अगर कोई लगाम लगाने के लिए है तो वो है जुडिशरी, यानी सबसे ऊंचा जुडिशरी को रखा गया है और पार्लियामेंट को सॉवरेन रखा गया है। यानी पार्लियामेंट किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे कानून बना सकती है, पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर वो कानून नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ होगा तो उस पर जुडिशरी जो है उसको रिव्यू कर सकती है, उसको मतलब वो सही है या गलत है ये देख के उसको, या ऐसे किसी भी कानून को खारिज कर सकती है। ये मतलब होता है जुडिशियल सुप्रीमेसी का। और बात रही जहाँ तक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट कितना भी खारिज करे, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो बार बार चाहे तो सेम कानून बना सकता है। ये कमाल का मज़ेदार पावर मिक्स है, कमाल का दो मज़ेदार लोगों का मिक्स है कि पार्लियामेंट को है कि ठीक है जुडिशरी बार बार खत्म कराएं, जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार उस पर कानून बना सकते हैं, पर हाँ वंस सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेज एनी लॉ, पार्लियामेंट थोड़ी केयरफुल हो जाती है। ये रिस्पेक्ट का एक भाव है कि जुडिशरी की तरफ पार्लियामेंट का रिस्पेक्ट है और पार्लियामेंट की ओर जुडिशरी का रिस्पेक्ट है, तो दोनों एक म्यूचुअल, बोले तो यहाँ कोऑर्डिनेशन से चलता है। थोड़ा आप कॉपरेट करिए, थोड़ा आप कॉपरेट करिए, हमें देश चलाना है, यहाँ जंग के लिए थोड़ी आए हैं। उसके बाद जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट बोथ एट द सेम टाइम। हाउ इट इज़ इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड इस तरह है कि ये चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सबके लिए एक ही चेन ऑफ कोर्ट है, यानी हेड ऑफ द कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट, वो सेंटर को भी एड्रेस कर सकता है, वो स्टेट्स को भी एड्रेस कर सकता है। अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है उस स्टेट का जो अदर स्टेट में एग्जीक्यूटेबल है, यानी अदर स्टेट में उसके काम को करने के लिए कोई एक्शन लेना है तो वहाँ वो एक्शन लिया जाएगा। एक स्टेट का जो ऑर्डर है वो किसी भी दूसरे स्टेट में उतना ही मान्यता होगा उसका जितना उस स्टेट में है, यानी जो उसका डिग्री होगा वो सेम लेवल का होगा। हाँ, ये बात और है कि जुडिशियल ओवर रीच हाई कोर्ट्स के पास नहीं करने का अधिकार है, मतलब ऐसा नहीं करना है स्टेट को। अगर ऐसा करता है जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा मैटर एक्चुअली हाई कोर्ट के बाहर का था कि नहीं, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड या फिर वो सही है या गलत है इस पे जवाब देगी या फिर इस पे फैसला लेती है। अब आखिर हमारे सुप्रीम कोर्ट्स कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैसे हैं? तो वो इंडिपेंडेंट इस तरह हो जाते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर आपका लेजिस्लेटिव हो गया, उनसे इनको आज़ादी है, यानी वो इस पर किसी तरह का दबाव न बना पाए, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। यानी हमारी जो जुडिशरी है वो सेल्फ अपॉइंटेड जुडिशरी है। ये एक्चुअली दुनिया में कहीं नहीं होता है, इंडिया में ही होता है कि जुडिशरी ही खुद को अपॉइंट कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट हायर ऑर्डर में आप देखिएगा तो कुछ ऐसा स्थिति है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरह से सेंटर से या फिर लेजिस्लेटिव कह लो या फिर एग्जीक्यूटिव से सेफगार्ड किया है कि उसके ऊपर वो सीधे सीधे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं।
तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया गया है, जहां जो सारे कोर्ट्स हैं वो किस तरह से इंटीग्रेटेड, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं, फिर जिला कोर्ट आ जाता है, फिर और उसके नीचे के कोर्ट्स आ जाते हैं, और ये सब आपस में इंटीग्रेटेड है, जबकि एक का काम कुछ और है, दूसरे का काम कुछ और है, और ओवरऑल देखेंगे तो सब एक दूसरे का काम कर सकता है। कोई भी चाहे तो सीनियर जो है वो अपने जूनियर को एक अथॉरिटी पास कर सकता है, यानी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है कि मेरे पास फिलहाल के लिए अथॉरिटी है, और आप इस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी मेरे पास है, मैं थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ये अथॉरिटी पास ऑन करता हूँ, आप इस अथॉरिटी से फैसले सुना सकते हैं। तो इस तरह का अथॉरिटी ट्रांसफर भी है। तो किस तरह से हमारा पूरा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, और उसी के ठीक अपोजिट हमारा जुडिशरी जो है वो कटा हुआ भी है, अलग भी है, ताकि इसके फैसलों पे जब जनता के लिए कोई फैसले करे, जब देश के लिए ये कोई फैसला करे, तो उस पर पॉलिटिकल प्रभाव ना पड़े, उस पर राजनीतिक इफेक्ट ना पड़े। तो उसके लिए हमारे जुडिशरी को प्रॉपर फ्रीडम, प्रॉपर आज़ादी मिली हुई है कि उसके फैसलों के ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई भी इफेक्ट ना दिखे। वैसे कुछ कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाता है, बट स्टिल द सिस्टम इज देयर, इट इज़ अप टू देम टू फॉलो द सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जजेस का जो सैलरी है या उनका जो पेंशन है, उनका जो वर्क टेन्योर है, ये सब एकदम फिक्स्ड होता है। फिर उनको हटा पाना इतना आसान है नहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए कि बस मतलब मन हुआ एक साइन कर दिया और हट गए। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है पार्लियामेंट में ये करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये नेता लोग चाहे तो प्रभाव अपना, इफेक्ट अपना डाल सकते हैं जजेस पे। अब ये जजेस के ऊपर होता है कि वो किस तरह से जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है उस काम को वो ईमानदारी से करे। एज की जजेस भी इंसान हैं, तो देर इज़ ऑलवेज द चांस कि किसी ना किसी कंडीशन में, किसी ना किसी सिचुएशन में वो मतलब पावर और पैसे से प्रभावित हो जाते हैं। बट ये हमारे पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। आइए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगली बात जो हम करेंगे वो अगले फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर है भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो है फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो लोगों को मिले हैं सरकार के अगेंस्ट, यानी सरकार अगर कुछ करती है तो ये सरकार के खिलाफ लोगों को मिले हुए राइट्स हैं, और ये पूरी तरह से जस्टिसिएबल है, यानी लोग इसको लेके कोर्ट जा सकते हैं। इतना स्ट्रांगली इसको मिला हुआ है कि डायरेक्टली लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एक्चुअली पहला राइट तो यही था कि लोग सीधे सीधे चाहे तो फंडामेंटल राइट का जब उनका हनन होता है, जब फंडामेंटल राइट पे उनके कोई इफेक्ट आता है, तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत से टूल्स हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, इस तरह के अन्य बहुत से मतलब तरीके हैं जिससे वो सिटीजन्स की जो आज़ादी है उसको सुरक्षित रख पाते हैं। अगला जो हमारा फीचर है संविधान का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई रोक टोक नहीं है सरकार के ऊपर, बल्कि सरकार को ये निर्देश है कि अगर देश चलाना है तो किस तरह चलाना है, तो ये बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसको मतलब कोर्ट में आप चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते भाई डीपीएसपी में ये लिखा है तो ऐसा होना ही चाहिए। हमारे फोर फादर्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि डीपीएसपी थोड़ा बहुत ब्रॉड वे में कंट्री को कवर करता है, तो इसके ऊपर जुडिशियल राइट दे देना लोगों को कि अगर ऐसा ना हो तो वो कोर्ट पहुंच जाए, ये काफ़ी समस्या पैदा कर देगा हमारे कंट्री को मैनेज करने में, पॉलिटिशियंस के लिए, जो हमारे राजनेता हैं उनके लिए। तो इसीलिए कहा गया कि जब संभव हो, जब कंट्री की स्थिति सही हो, तभी हम डीपीएसपी को धीरे धीरे कानून बना बना के लागू करेंगे। मिनर्वा मिल केस हो या फिर अन्य बहुत सी ऐसी केसेस आई हैं जिसमें डीपीएसपी को ये माना गया कि डीपीएसपी कंट्री के लिए एसेंशियल है, और कई बार ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ गुड ग्राउंड्स, मतलब अगर ये लोगों के बेहतरी के लिए है तो इसको ओवर द फंडामेंटल राइट भी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डीपीएसपी का एक चैप्टर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आप कंटिन्यू रखिए। अभी तो हम बस समरी के थ्रू जा रहे हैं, और हर चैप्टर उसमें भी हम समरी ही जानेंगे, बट इससे थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड होगा, और बहुत मज़ेदार चैप्टर्स है। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए हम अपने संविधान के अगले फीचर के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये आया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि ये हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्चुअली कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर सिटीज़न का जो देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, या फिर जो हमें अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह फॉलो करनी चाहिए, अपने सिविलियन जो आइडियल्स हैं उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, बस उन्हीं को लिखा गया है। और ये सिंपली बेहद ईजिली और बहुत आसानी से फॉलो की जाने वाली बातें हैं, जो हमें ऐसे भी फॉलो करना चाहिए, पर जब इसको फंडामेंटल ड्यूटी में लिख दिया गया है तो ये
और इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक हमारे सामने आइडियल हो जाता है कि हमें इस तरह की चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। इसमें क्या क्या आएंगी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा। आइए अगले फीचर के ऊपर चलते हैं। अगला फीचर हमें ये बताता है कि हमारा संविधान एक सेक्युलर संविधान है, एक सेक्युलर देश का संविधान है। सेक्युलर हो जाता है जो किसी भी धर्म, जाति, किसी कास्ट वास्ट का कोई मतलब फेवर फॉलो नहीं करता है। खासतौर पे धर्म के केस में यहाँ बात की जाएगी, यानी कोई भी रिलीजन जो है वो कंट्री के प्रायोरिटी में नहीं है कि ये रिलीजन को इंपॉर्टेंस देना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे संविधान में। पर जो वर्ड सेक्युलर है ये संविधान में पहले से मेंशन था नहीं, ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में मेंशन किया गया था, जो 1976 में आया था। कई लोग कहते हैं कि भाई सेक्युलरिज्म तो हमारे संविधान में मेंशन नहीं था, यानी ओरिजिनली हम सेक्युलर नहीं थे, तो ये तो वर्ड बाद में आया। यानी कुछ लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है देश को सेक्युलर बनाने की, अदरवाइज देश जो था वो एक खास रिलीजन के लिए था। बट नहीं, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिलता है कि हर एक नागरिक को इस देश में अपने धर्म को के प्रचार के लिए, अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपने धर्म को ग्रो करने के लिए, अपने धर्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में ही अधिकार दिए गए थे। फिर डीपीएसपी में भी ये बात की गई थी कि हर नागरिक को उसके फेथ को सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से फॉलो करने का एक अधिकार है। तो ऑलरेडी और भी बहुत सी जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये मेंशन इनडायरेक्टली मिलता रहा है। यानी हमारा संविधान सीधे सीधे कभी किसी धर्म की बात नहीं की, हर धर्म को मान्यता दी गई। हाँ, हम एक और खास तरीके से अलग हो जाता है हमारा संविधान की, जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो संविधान है वो कहता है कि किसी धर्म को फेवर नहीं करेगा। पर इंडिया का जब आप फंडामेंटल राइट में जाते हैं तो ये कहता है कि हर धर्म को भारत आज़ादी देगा उसको फॉलो करने के लिए। हर धर्म अगर कोई माइनॉरिटी में है तो इंडिया एज अ कंट्री उसको सपोर्ट करेगा, भारत का जो संविधान है उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो हमारा धर्म सर्वे सुखाय सर्वे हिताय के ऊपर चलता है, यानी सब सुखी रहें, सबका हित हो। तो इस तरह के व्यवहार, इस तरह के विचार ऑलरेडी हमारे संविधान में जब थे पहले से, तो वर्ड सेक्युलर कोई खास अलग चीज लेके नहीं आया। इट जस्ट मेंशनड इट एज इन वर्ड, इसको सिर्फ शब्दों में लिख दिया गया, और वो भी एक लीगल तरीके से, यानी संवैधानिक तरीके से प्रियम्बल में इसको लिखा गया। बाद में आप और अगर रिसर्च करना चाहे तो इसके मेंशन से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उसमें ये जिक्र है कि भाई चाहे वर्ड हो या ना हो, ऑलरेडी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि ये एक सेक्युलर देश है, भारत एक सेक्युलर देश है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, यानी ये सबों के लिए ऐसा कोड बने जो एक बराबर हो। जाहिर सी बात है सबकी सिमिलैरिटी, किसी धर्म की बात नहीं की गई। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, यानी सबको बराबरी से अधिकार, कोई धर्म का यहाँ मेंशन नहीं, और इसी तरह बहुत से फैक्टर्स आते हैं। इट जस्ट मीन दैट यू फर्स्ट शुड लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट शुड लिव एज अ इंडियन, देन comes your religion, and you are free to protect, you are free to preserve, and you are free to grow around your religious ideas, your whatever the way you think your religion should be followed। पर भाई साहब, रिलीजन फॉलो करते हुए आप कोई भी ऐसे कार्य को नहीं कर सकते हैं जो मानवता के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि आपके धर्म में अगर कोई ऐसी बात कही गई जो किसी औरत के खिलाफ है या इस तरह का है जो औरतों के गलत इस्तेमाल की बात करता है, क्योंकि आज के रिलीजन का बहुत कुछ ऐसा फैक्टर लोगों ने समय के साथ बिगाड़ दिया है, पुरुषों ने खासतौर पे कहिए बिगाड़ दिया है कि किस तरह से महिलाओं का गलत प्रयोग करना है, ये रिलीजियस आइडियाज से आए हैं। तो वो कुछ गलत चीजें हैं, और भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि अगर रिलीजन उसके नागरिक यानी भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा कोई भी अमानवीय व्यवहार करता है, अनह्यूमन जो एक्ट हो गए, ऐसा कुछ भी होता है, तो उस चीज को रिलीजन जो है वो माने या ना माने, बट भारत का संविधान उस तरह के किसी भी रिलीजियस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अनह्यूमन प्रैक्टिसेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन दिस कंट्री। अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे देश में हर व्यक्ति को एक खास उम्र के बाद अपने नेता को चुनने की आज़ादी है, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो, अपने जो भी उसके प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने की एक सर्टेन एज के बाद आज़ादी मिलती है। पहले ये थी 21 साल, पर 1989 में इसे बदल के कर दिया गया 18 साल। इसको कहते थे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में एक ऐसी स्थिति लाई गई कि चाहे औरत हो, पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी गांव शहर कहीं से आता हो, आप अगर एक एज को पार करते हैं तो आपको अधिकार है अपने नेता, अपने प्रतिनिधि को चुनने का, आपको अधिकार हो जाता है वोट देने का। क्या कमाल की बात है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम काफ़ी गरीब थे, काफ़ी हमारा कंडीशन ख़राब था। ऑब्वियसली हम गरीब थे नहीं, हमें गरीब बनाया गया था, और उस कंडीशन में हमने ये जो
निर्णय लिया, ये बड़ी मजबूती से लिया था कि हर इंसान बराबर है। अमीर क्या कुछ अलग वोट देगा, गरीब क्या कुछ अलग वोट देगा। पढ़ा लिखा के लिए भी एक आदमी का जो नेतागिरी वाला फैक्टर है वो वही होता है जो एक अनपढ़ के लिए होता है। हाँ, अनपढ़ को आप बोल सकते हैं कि ये तो अपना फायदा देख के करेगा, तो अमीर आदमी या फिर पढ़ा लिखा आदमी क्या देख के करता है, वो भी किसी न किसी फायदे को ही देख के करता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने वोटों का गलत इस्तेमाल करते देखे गए हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग देम। तो क्या हर एक को ये वोटिंग अधिकार नहीं होना चाहिए, हर एक को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने? ये सोचते हुए भारत के पॉलिटिशियंस, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे देश के हर नागरिक को चुनने का अधिकार दिया। उस समय औरतों की स्थिति बहुत खराब थी, पूरी दुनिया में औरतें झगड़ रही थी अपने बराबरी के अधिकार के लिए, पर हमने संविधान बनते ही बोला भाई इंसान हो हम बराबर हैं, लेट्स वोट टुगेदर, लेट्स एक्सरसाइज आर फ्रेंचाइज टुगेदर, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद बहुत कुछ बदलना था, पर जाहिर सी बात है हमें जब एक मजबूत शुरुआत मिली तो इस शुरुआत के ऊपर हमने इतने कम समय में 50, 60, 70 सालों में ही हमने अपने देश में बहुत लैंगिक समानता के ऊपर बात की। आप जानते हैं हमारे देश में आज गे राइट्स के ऊपर इक्वालिटी की बात हो गई। जो बहुत से देश, कई यूरोपीय कंट्री जो कितना मानसिकता में शायद हमसे आगे कहे जाते हैं, आज उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। बट इंडिया एज अ कंट्री ह्यूमैनिटी को आगे रखती है, इंसानियत को आगे रखती है। बाकी आपके विचार, आपके कार्य अगर इंसानियत के लिए सही है, फिर आप जीवन को अपने अंदाज में जीने के लिए आज़ाद हैं। आपका अधिकार बनता है। हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है अबाउट सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ चाहे आप किसी स्टेट के हो, चाहे किसी भी कंट्री के हो, आप एक आदमी हैं और आपकी एक नागरिकता है, वो है भारतीय। आप बिहारी नहीं हैं, आप केरलाइट नहीं हैं, आप कर्नाटका के नहीं हैं, आप यूपी के नहीं हैं, आप क्या हैं? आप भारतीय हैं। हाँ, आप खुद को रिसेंबल करिए कि मैं बिहार से आता हूँ, मैं यूपी से आता हूँ, मैं केरला से आता हूँ, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं गुजरात, मैं इम्फाल, मैं मिजोरम, मैं अरुणाचल, मैं त्रिपुरा, मैं कश्मीर, मैं कन्याकुमारी, मैं तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जो राज्य का नाम ले लो, मैं पर्सनली खुद को वहाँ से रिलेट कर सकता हूँ। बट एक इस देश का नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ भारतीय हूँ, और मैं पहले भी भारतीय हूँ और आखिरी में भी भारतीय हूँ। और ये हक हमारे संविधान ने हमें शुरू से दिया। आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आप भारतीय के तौर पे वहाँ सेटल हो सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं ट्राइबल्स के लिए, ताकि कुछ खास लोगों को जो शायद अपने अंत की ओर हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ गलत होता रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। पर भाई साहब, भारतीय हो, भारतीयता तुमसे कोई नहीं अलग करेगा। आप कहीं भी जाओगे, आपका जो पहचान है वही है, और इसे हमें और स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे हमें और स्ट्रांगली मतलब फैलाना भी चाहिए। We should more of a country person than a state person. This is my understanding and this is my take on the topic. बाकी आपकी अपनी राय है, इसके लिए भी हम आज़ाद हैं। बिल्कुल, हर नागरिक आज़ाद है अपनी राय रखने के लिए और अपनी राय व्यक्त करने के लिए, जब तक वो इंसानियत की हद में है। हमारा अगला जो फीचर है वो है अबाउट इंडिपेंडेंट बॉडीज़, यानी कि बहुत से जो हमारे कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडीज़ हैं, यानी जो संस्थाएं हैं, वो आज़ाद हैं। बहुत सी ऐसी हैं, जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे कोर्ट्स हो गए, और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कैग हो गया। इस तरह के बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज़ादी से अपना फैसला करते हैं। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, इनको एक आज़ादी दी गई है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इतने फ्रीडम के साथ कार्य कर सकते हैं कि जो आउटपुट हो, जो रिजल्ट हो, वो बेस्ट हो, वो टू द परफेक्शन तो नहीं कहेंगे, परफेक्शन इज़ अ वेरी हाइपर वर्ड टू यूज़, पर ये ज़रूर कहेंगे कि अपने पोटेंशियल से बेहतर करने की कोशिश के लिए हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को आज़ादी दी। और जब आप ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस लाते हैं किसी भी देश में, तो उस देश में देखा गया है कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। हमने भी अपने कंट्री को बदलते देखा, हमने भी जब अपने ऑर्गेनाइजेशंस को आज़ादी दी तो कंट्री अलग ही तरीके से ग्रो किया। तो और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड क्लासेस करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन। जैसा हमने पीछे जाना था कि कंट्री में ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसके वजह से सेंटर जो है वो स्टेट्स के ऊपर हावी हो सकता है। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है? तो वो इमरजेंसी की कंडीशंस थी। कंट्री में वॉर हो गया, या कुछ कंट्री में इस तरह का उपद्रव मचा है कि कंट्री में एक ओवरऑल इक्वालिटी लाने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए सेंटर को अपने फोर्सेस लगाने पड़ते हैं। सेंट्रल एक जगह से कानून, एक जगह से जो ऑर्डर्स हैं वो आने होते हैं। तो कई बार कई स्टेट्स में एक साथ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में सेंटर को ओवर रीच करना पड़ता है अपने पावर के क्षेत्र में, और ओवरऑल सबको मैनेज करना पड़ता है। तो कौन कौन से इमरजेंसीज है ये हम बाद में जानेंगे इन द डिटेल टॉपिक। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आने वाले हम टॉपिक्स में बहुत सीखेंगे भाई साहब, बहुत। फिर है अगला टॉपिक जो है, यानी अगला जो हमारा फीचर है वो है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। आप 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हमारे कंट्री में आया था, उसके तहत हमने
थर्ड टीयर ऑफ यानी 3 टीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 टीयर है उसको लेके आए, यानी पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम को हमने मजबूती से कंट्री के आगे रखा। बोला कि अब हम और ज़्यादा अपने पावर को ब्रेक थ्रू करेंगे, एक आदमी के पास जो पावर था उसको और ज़्यादा डाइल्यूट किया जाएगा, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और छोटे से छोटे लेवल्स पे पावर को बांटा जाएगा ताकि रिजल्ट जो है वो और बेहतर से बेहतर आ सके। क्योंकि एक रीजनल लेवल पे जो काम कर रहा है वो आदमी उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझता है, तो अगर उसको अथॉरिटी दे, उसको पावर दे विद द लिमिटेड टाइम और उसको इंसेंटिव कुछ हो कि आप इस तरह से काम करोगे तो फिर जीत सकते हो, आपको ये पैसे मिलेंगे, आपको इतना बेनिफिट होगा, तो पहले तो उसको पता है कि यहाँ क्या काम की ज़रूरत है और जब उसको उस पर इंसेंटिव मिलेगा तो वो और बेहतर काम करने की हमारी आशा होती है और वो और बेहतर काम करता भी है। बशर्ते आजकल जो ये ब्यूरोक्रेसी एंड एवरीथिंग मिक्स टुगेदर, मर्ज टुगेदर और ये जो घपला घोपाला हो रहा है ये अलग चीज़ है। अदरवाइज इट वाज वेरी यूनिक एंड वेरी ब्रिलियंट आइडिया, पर हाँ ये अभी भी बहुत बढ़िया सक्सेस नहीं है, बहुत ज़्यादा हम अभी पावर को डाइल्यूट कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। बट येस, वी हैव द थिंग, वी हैव द आइडिया। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये तो कंप्लीट हुआ, बट इस चैप्टर के एंड में कुछ बड़े अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे इंडिया एट अ ग्लांस यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस। इसमें बहुत अच्छे से मतलब छोटे छोटे तौर पे चीज़ों को अरेंज किया गया है। कभी डिटेल क्लास के ऊपर आइएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम और जान लेते हैं कि हमारे कंट्री में शेड्यूल्स कितने हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और इनको याद करना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हम जब रेगुलर क्लास पे जैसे ही आएंगे, ये फटाफट रिवीजन क्लास का पर्पस ये है कि आप एक ओवरऑल वे में बुक को समझ ले, फिर एक बार आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको पहले से आइडिया रहेगा कि अरे यार बुक में ये था, ओ आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, मेरे को अच्छे से ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो ऐसा एक क्लैरिटी और ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि रिवीजन मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट में अगर बुक को पहले बता दे और जब मैं पहले बुक को पढ़ूँ तो मुझे बुक ज़्यादा समझ में आता है। इसी आइडिया के साथ मैंने रिवीजन क्लास पहले लाया क्योंकि मुझे कोई पहले इस तरह हेल्प नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले रिवाइज कर लेता हूँ फिर बुक को पढ़ूंगा। सो सेम आइडिया इज विथ मी दैट फर्स्ट आई एम गिविंग यू अ ग्लांस ऑफ द बुक फर्स्ट, और ग्लांस में भी मैंने एक्चुअली डिटेल वाले ग्लांस का इस्तेमाल किया है, तो ये प्रॉपर अच्छा डिटेलिंग है ग्लांस आपके लिए। ठीक है, और अगर आप इसको समझते हैं और फिर एक बार खुद से जब बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बुक आप पढ़ पाएंगे, और फिर जब मैं डिटेल के ऊपर आऊँगा तो इट विल बी मोर क्लियर, इट विल मेक यू मोर सेंस कि किस तरह से बुक है, किस तरह से हम इस बुक को और समझ सकते हैं और अगली अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका अप्रोच क्या होगा। अब हम बस जाते जाते कुछ जो हमारे बोरोड फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या बोरो किया था अपने संविधान में, ये पहले जान लेते हैं। तो भाई साहब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया था जो 1935 वाला था, उससे फेडरल स्कीम यानी कंट्री में स्टेट होगा और सेंटर होगा। गवर्नर का जो ऑफिस था वो भी 1935 से ही आया था। जुडिशरी किस तरह का होगा, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और जो इमरजेंसी प्रोविजन है कंट्री में, और फिर हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से होगा, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया था। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी अंग्रेजों के संविधान से हमने क्या समझा भाई साहब, उनसे हमने क्या क्या बोरो किया, तो उनसे हमने बोरो किया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों का जो पार्लियामेंट है उसको वेस्टमिंस्टर कहते हैं। तो भाई उस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले ब्रिटेन में ही आया था, तो इसीलिए वहां से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वेस्टमिंस्टर बन जाता है क्योंकि वहां के पार्लियामेंट का ऐसा नाम है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया। रूल ऑफ लॉ जो है यानी कानून का राज होगा, ये किस तरह, ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। रूल ऑफ लॉ वाला एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है यानी किस तरह कानून बनाने के जो मतलब प्रोसीजर फॉलो करेंगे, किस तरह से हमारे जो नेतागण है वो पार्लियामेंट बैठते हैं, किस तरह से बहस होती है, किस तरह से कानून बनता है, किस तरह से वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी से पास या फेल होता है, तो ये सारे प्रोसीजर भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए। सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, यानी स्टेट हो चाहे सेंटर हो सबके लिए एक ही मतलब आपका जो आईडी कार्ड होगा वो इंडिया के नाम पे आईडी कार्ड होगा बस। कैबिनेट सिस्टम जो है यानी किस तरह से प्रधानमंत्री हमारे जो है वो उनके चारों तरफ एक कैबिनेट बनता है जो बेहद पावरफुल मंत्री लोग होते हैं उनका, तो ये आइडिया भी हमने वहीं से लिया। उसके बाद जो रिट्स होते हैं, फिर प्रिविलेजेस हो गए नेता मंत्री लोगों के, फिर बाई कैमरलिज्म यानी 2 हाउस होगा, अपर हाउस लोअर हाउस, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अमेरिका के संविधान से क्या क्या उठाया भाई साहब, तो उधर से हमने उठाया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से उठाए, हमने उठाया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस का संविधान अपने नागरिकों को सबसे पहले फंडामेंटल राइट देने वाला संविधान बना था, तो काफ़ी एडवांस था। उसके बाद जुडिशरी किस तरह से इंडिपेंडेंट होगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, उसकी भी सबक हमने
अमेरिका के ही संविधान से सीखी थी। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लाया था, वो था जुडिशियल रिव्यू का। यानी अगर कोई संविधान यानी अगर कोई जो हमारे संविधान में कानून बनता है, हमारे जो नेतागण लोग अगर कोई कानून बनाते हैं, तो अगर वो फंडामेंटल राइट या फिर कॉमन ह्यूमन कॉज के खिलाफ होगा, कोई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वो लॉ होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, यानी बोला भाई साहब ये कानून नहीं है, घर ले जाओ। फिर प्रेसिडेंट इम्पीच कैसे होगा, इसका भी आइडिया अमेरिका के ही संविधान से आया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कैसे हटेंगे, वो भी यूएस से ही आया। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी अमेरिका से ही आया। अगला हम जानेंगे आयरलैंड के संविधान के बारे में, यानी वहाँ से क्या क्या उठाया। वहाँ से हमने उठाया डीपीएसपी। डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में हम जब चैप्टर पे आएंगे बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो राज्यसभा में जो मेंबर्स को किस तरह नॉमिनेट करने का जो फॉर्मूला है, ये इस पे सवाल आया था पिछले साल शायद यूपीएससी में, कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो किससे हमने सीखा है, जो हम अपने जो भी लोग हैं उनको राज्यसभा में भेजते हैं वो कहाँ से हमने सीखा है, तो वो आयरलैंड से आया था। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जी का जो इलेक्शन होता है उसका जो हम ज्ञान सीखे, उसका जो हम तरीका सीखे, वो भी हमने सीखा था। कहाँ से भैया? सीखा था हमने आयरलैंड से। अब आ जाते हैं कनाडा पे, भाई जहाँ सारे अपने सरदार जी लोग मज़े कर रहे हैं। तो कनाडा के संविधान से हमने सीखा कि किस तरह से केंद्र कुछ कुछ कंडीशंस में मजबूत हो सकता है सेंटर से, या ऐसे भी नॉर्मल केस में भी केंद्र को राज्य से मजबूत होना चाहिए ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर, एक अथॉरिटी बना रहे। ये आइडिया है, ये मेरा कहना नहीं है, ये आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आइडिया हमने बोरो किया था कनाडा से। फिर उसके बाद बात आ जाती है रेसिड्यूरी पावर्स की। जो रेसिड्यूरी पावर है, यानी जो ना सेंट्रल लिस्ट में है, जो ना स्टेट लिस्ट में है, और जो ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, ऐसे पावर्स को रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। तो ये भाई पावर किसके पास होगा? तो इसका जो मेंशन है वो कनाडा के संविधान में है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, ये हम कनाडा से ले लेते हैं, और ये हम कनाडा का जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो यहाँ फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे जो राज्यों के जो गवर्नर साहब होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरह होना चाहिए, ये भी हमने सीखा था कनाडा से। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी वाला जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी उनका जो एडवाइस का जो क्षेत्र होगा वो कितना लिमिटेड होगा या कितना फैला हुआ होगा, इसका भी जो हम सीखने का, या फिर कहिए जो हमने फॉलो किया, इस क्षेत्र में भी हमने कनाडा को फॉलो किया। जो कि दो हमने बिल्कुल सेम नहीं कुछ भी फॉलो किया, हमने हर चीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया है, हमने हर चीज़ को अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में बदला है, और तब जाके हम उसको फॉलो करते हैं। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट, फिर वहाँ से हमने लिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार करने की आज़ादी होनी चाहिए, और फिर हमने वहाँ से लिया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज। देयर इज़ वन कंडीशन इन द पार्लियामेंट, जब दोनों हाउसेज के बीच ऐसा इशू आ जाता है कि भाई इस बिल को पास कराना है, तो ज्वाइंट सेशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं बचता है। और कुछ खास बिल्स कहीं केस में होता है, वो हम आगे के टॉपिक में ज़रूर पढ़ेंगे, आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये वाला भी जो हमने फॉर्मूला सीखा था ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। फिर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमने सीखा था उस समय जर्मनी ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में बटा हुआ था। तो जो वेस्ट जर्मनी था हमने उससे सीखा था, या शायद हमने ईस्ट जर्मनी से सीखा था, जो वेमर रिपब्लिक था उससे सीखा था कि किस तरह से जब प्रॉब्लम हो, किस तरह से जब कंट्री में इमरजेंसी हो, तो ऐसे कंडीशन में लोगों के फंडामेंटल राइट्स उस सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो ये आया था भैया जर्मनी से। फंडामेंटल राइट वाला तो उस समय जर्मनी का कंडीशन ख़राब था, तो जर्मनी ने इस तरह के रूल बना रखे थे। हमने भी बोला ये तो लेके आओ। आज उसका कई बार गलत इस्तेमाल भी होता है और सही भी, इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट, लेट्स लीव इट। सोवियत यूनियन यानी उस समय के यूएसएसआर, यानी आज के रशिया से हमने क्या क्या सीखा था। वहाँ से कहते हैं हमने सीखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडिया है, जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, वो हमने रशिया, उस समय के सोवियत यूनियन से सीखा था। फ्रांस से हमने सीखा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिपब्लिक का आइडिया वहीं से आया, और जो इस रिपब्लिक के साथ जो जुड़ा हुआ आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया, वो भी फ्रांस से आया। और ये हमारे प्रियम्बल में तो मेंशन है, आप जानते ही हैं, पढ़ा है प्रियम्बल पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो। फिर साउथ अफ्रीका से हमने क्या सीखा था भाई? तो साउथ अफ्रीका से सीखा हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में अमेंडमेंट कैसे हो, ना वो इतना रिजिड हो जैसे अमेरिका का है कि बहुत मुश्किल हो जाए कोई भी अमेंडमेंट करना, ना इतना फ्लेक्सिबल हो जैसे इंग्लैंड का है कि बस कुछ लोग बस नॉर्मल मेजॉरिटी यानी सिंपल मेजॉरिटी भी है तो भी संविधान के किसी भी हिस्से को आप बदल सकते हैं। तो ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। जापान से हमने सीखा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ।
रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब हम जरूर सीखेंगे आगे। फिलहाल इस चैप्टर को इसी जगह विराम देते हैं, अगले चैप्टर में हम मिलेंगे जो कि होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रीएम्बल को समझेंगे, प्रीएम्बल को जानेंगे, प्रीएम्बल में क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, ताकि जैसे ही आए प्रीएम्बल तुम जान लो पहले प्रीएम्बल। और ये रिविजन है, वी विल डेफिनेटली कम टू द पॉइंट वेयर वी विल लर्न इन लॉट्स ऑफ डिटेल। और डिटेल में पढ़ने के लिए आवश्यक है कि भक्त जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। और अगर हो सके तो जो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं एक बार आप उनको पढ़ लो, बड़ा हेल्प मिलेगा भाई साहब पढ़ने में, बड़ी इजीली चैप्टर समझ में आएगी आपको। तो चैप्टर पढ़ो और रिवाइज करो, वीडियो एक दो बार और सुन लो, काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।